Welcome back guys. So this is going to be a new episode again, and this episode is not in English but it is in Hindi. जैसे कि हम जानते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन, हार्ड वर्क और इन सब के साथ आती है चुनौतियाँ एग्ज़ाम न निकाल पाने की, चुनौतियाँ एग्ज़ाम निकालने की दौड़ में अपनों का कहीं पीछे छूट जाने की, चुनौतियाँ असफलताओं के बीच मोटिवेशन को कायम रखने की। तो आज इसी कड़ी में एक कहानी है गौरव की, जिन्होंने हाल फिलहाल में 4 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बीच जब एग्ज़ाम नहीं निकल पाते हैं तो हम उस बीच निराश होने लगते हैं। इसी बात से मुझे याद आती है कवि गिरीश तिवारी यानी गिरदा की वो लाइन्स, तुक नी लागे उदेक खुनन मुननी नटेक देता एक दिन है तो आलू वो ये दुनी में। तो वो दिन गौरव के लिए आ चुका है जब उन्होंने सफलता हासिल की है 4 एग्ज़ाम्स में। अब उनको जल्दी ही जॉइनिंग मिलेगी और इन्हीं संघर्षों के बीच हम गौरव की सफलता की कहानी को सुनते हैं गौरव की जुबान। वेलकम गौरव, स्वागत है आपका यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, बैक टू बैक 4 एग्ज़ाम्स। सबसे पहले एग्ज़ाम की शुरुआत आपकी होती है पटवारी से, एंड उसकी जो सेकेंड आपका जूनियर असिस्टेंट शायद, और थर्ड एग्ज़ाम आपका निकलता है वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, एंड लेटेस्ट 2 दिन पहले आपका वीडियो का एग्ज़ाम निकलता है। तो आपके समक्ष ये बड़ी ही चुनौती है अब कि कौन सा एग्ज़ाम आप और कौन से पोस्ट में आप जाएंगे, और ये अच्छी चुनौती है। और फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ बैठ के, और लोगों से आप बात करोगे आज, उनको बताओगे कि आप कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। जब भी आप मेहनत करते हैं, आपका एग्ज़ाम निकलता है तो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, आपको सुकून मिलता है कि आपने मेहनत की है और आपको उसका फल मिल चुका है। तो ईश्वर की कृपा है कि मेरे अभी बैक टू बैक काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकले हुए हैं। हाँ, तो यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे गौरव, मैं तो आपको जानता ही हूँ, लेकिन हमारे जो ऑडियंस, हमारे फ्रेंड्स हैं जो आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अगर आप उनको छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दे पाओ तो ये बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान है। मैं पिथौरागढ़ ज़िले के देवलथल तहसील के बुंगाछीना क्षेत्र के सिल गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक सरस्वती विद्या मंदिर बुंगाछीना से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा नैनीताल भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त किया है। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो गौरव, ये बड़ी ही एक सरप्राइजिंग बात है कि आपने बीटेक किया और उसके बाद उत्तराखंड जो एग्ज़ाम्स होते उत्तराखंड की, उसकी तैयारी की। ये एक ट्रांजिशन मतलब कैसे हुआ? सर, इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ी सी कहानी है। हाँ बिल्कुल, बताइए। मेरा जो बीटेक था उसका फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर मेरा लॉकडाउन की वजह से घर से ही हुआ था। हाँ, ऑनलाइन। तो उसके बाद मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन थे। बिल्कुल, या तो मैं गेट की तैयारी करता आगे, या फिर मैं प्राइवेट में अपना स्कोप ढूंढता, या फिर तीसरा जो मेरा जो ड्रीम था पहले का वो था कि आर्म फोर्सेज में जाने का। अच्छा। तो ओवर द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि आर्म फोर्सेज के लिए शायद मैं नहीं बनाऊँ। अच्छा। मैंने अपना आत्मविश्लेषण किया, तो फिर मेरे समक्ष उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के अलावा सेंटर के भी कुछ एग्ज़ाम्स थे। लेकिन मेरा विशेष जुड़ाव जो था उत्तराखंड से ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड में रह के लोगों के सामने लोगों को सर्व करूँ, बिल्कुल यहाँ के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। इसलिए उस बीच लॉकडाउन के समय पे उत्तराखंड में काफ़ी सारे फॉर्म्स निकले हुए थे, ग्रेजुएट लेवल की भर्तियाँ आई थी, और भी काफ़ी सारा स्कोप था, और मुझे बचपन से इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी था। तो इस वजह से मैंने उत्तराखंड की तैयारी का मार्ग चुना और आज मैं आपके समक्ष। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि आप आर्म्ड फोर्सेस में इंटरेस्टेड थे, तो कभी आपने उसका एग्ज़ाम दिया हो या कुछ ऐसा दिया अगर याद है आपको? जी, 12th के बाद मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया हुआ था। और अच्छा। मैंने उसकी एक एसएसबी भी दी हुई है। अच्छा, एनडीए की एसएसबी दी हुई है। तो उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया था। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज शुरू हो गया था। कॉलेज के दौरान मैंने सोचा हुआ था कि आगे देखूंगा, लेकिन सीडीएस के थ्रू आप जाओगे? सीडीएस के थ्रू मैं जाऊँगा मैंने सोचा हुआ था, या एफकेट कुछ भी। लेकिन ओवर द टाइम मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो जाती है कि आपके लिए नहीं बनी होती हैं। तो आपकी डेस्टिनी एक प्रकार की उत्तराखंड को सर्व करने की थी, तो आप उत्तराखंड में ही अपने ये एग्ज़ाम निकाले। जी बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको जानता हूँ, आपने लगभग 1 से 2 साल, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कम से कम 2 साल आपने पढ़ाई की है, कड़ी मेहनत की है, और स्ट्रगल भरा दौर आपका भी रहा है। जैसे आपने बोला कि कोविड-19 पे
आपने घर से ही तैयारी की। तो आप मुझे बताओ, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं या हमारे गांव वाले भी हैं जो घर में हैं और वहीं से तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम की उत्तराखंड की, तो अगर आप उनको बता पाएँ कि वो किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आपके 4 एग्ज़ाम अभी निकले हैं, उनके भी निकले। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत की थी, मैंने गांव से की थी लॉकडाउन के समय पे। मैं शायद किसी व्यक्ति को जानता था जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा हो। अच्छा। मेरे पास गाइडेंस कुछ भी नहीं था। हाँ। तो उस समय मेरे काम जो आया सबसे ज़्यादा वो था सोशल मीडिया। बिल्कुल। सोशल मीडिया में इन द सेंस कि यूट्यूब, टेलीग्राम। तो मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में रहा था मैं कि कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, क्योंकि उत्तराखंड में कन्फ्यूजन बहुत सारा है। किसी किताब में आपको कुछ और फैक्ट्स मिलेंगे, कहीं कुछ और मिलेगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो मैंने सबसे पहले जो स्मार्ट अप्रोच जो मैंने लगाई थी, मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिया था। सिलेबस से मैं हमेशा स्टिक रहा हूँ अभी तक। जिस भी एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन करता हूँ या आगे भी करूँगा, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसका। तो मैंने यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपको YouTube के थ्रू बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। इन द सेंस प्रिपरेशन के आपको तौर तरीके पता चल सकते हैं। YouTube में बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ का मैं नाम लेना चाहूँगा, स्टडी विद योगेश सर हैं, देवभूमि करियर पॉइंट है, और शिखर एकेडमी है, सक्षम एकेडमी है, और GS ट्रैकर्स है। बहुत सारे चैनल हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी से भी, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड के पोर्शन में आपको क्या करना है, आप हाइब्रिड मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस कि आपने सिर्फ किताबों पे ही नहीं जाना है, आपने स्टार्ट करना है यूट्यूब से। आप उत्तराखंड की जो बेसिक आपको एक नॉलेज है, ओवरव्यू जो आपको उत्तराखंड से लेना है, वो पहले किताबों की ओर ना जाकर यूट्यूब से लेना है। यूट्यूब में आप कोई भी प्लेलिस्ट पकड़ लीजिए, बहुत सारे चैनल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट पकड़ लीजिए, एक बार उत्तराखंड का ओवरव्यू ले लीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। तो जब आप फिर किताबों की ओर जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि नई चीज़ें हैं, आपको सुनी सुनाई चीज़ें लगेंगी। और जो आपके नोट्स बने होंगे, फिर बाद में जब आप कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं या फिर आप कुछ बुक से एड ऑन करना चाहते हैं, तो आप उन नोट्स में कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में आपको, मुझे लगता है कि जो नए बच्चे हैं, यूट्यूब का बहुत अच्छा सहारा है आजकल के ज़माने में। और एक टेलीग्राम भी मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जब मेरी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग थी, जो मुझे गाइडेंस मिला है, जिन भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पहले के एग्ज़ाम निकले हुए हैं या जो अच्छा करते थे, पढ़ने में अच्छे थे, उन लोगों को मैंने टेलीग्राम के माध्यम से ही जाना है। टेलीग्राम में क्विजेज चलती हैं, बिल्कुल डिफरेंट चैनल्स हैं टेलीग्राम में, तो आप उनसे ऐड हो सकते हैं। वहाँ आप थोड़ा देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई अच्छा चैनल है जो आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो बिल्कुल इस चीज़ से आप किक स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को। जैसे आपने 2 चीज़ें तो मेंशन की हैं यहाँ पे, यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से हम कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम आराम से निकाला जा सकता है आज के इंटरनेट के दौर पे, जहाँ पे सारे सुख से, इवन गांव तक भी इंटरनेट है आजकल, तो यूट्यूब का ले सकते हैं। लेकिन उसी बीच में आपसे कहना चाहूँगा, ऐसी कौन सी ऐसी 4-5 किताबें होंगी जो एक बच्चा जो गाँव में है, दूर दराज गाँव में है, और वहाँ अगर वो किताबें उसको उपलब्ध हो पाएँ, वो ले पाए मार्केट से, तो अलॉन्ग विद आपने बोला यूट्यूब और टेलीग्राम के साथ कौन सी किताबें आप चाहोगे कि वो लें और उसको पढ़ें थॉरली? सर, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को स्टडी करना है। बिल्कुल। आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है। बिल्कुल। उत्तराखंड में जो ग्रुप सी का नॉर्मल लेवल है, उसमें 100 नंबर का पेपर बनता है। बिल्कुल। 100 नंबर के पेपर में आपको 40 नंबर की उत्तराखंड पूछी जाती है, 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है, 40 नंबर में आपका GS और मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन, रीजनिंग का ज़्यादा पोर्शन रहता है, और कंप्यूटर और थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी से। बिल्कुल। हिंदी देखिए ऐसा है, जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा एज रहता है इसमें, क्योंकि उन्होंने भी हिंदी पढ़ी होती है, थोड़ा उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो हिंदी भी मेरा मानना ये है कि आप हाइब्रिड मॉडल से स्टार्ट कीजिए। आप यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी प्लेलिस्ट हैं, निधि मैम एकेडमी है, उनका हिंदी का एक अपना चैनल है, उसमें उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उत्कर्ष एकेडमी है, उनकी हिंदी के अपने पढ़े हुए हैं काफ़ी सारे वीडियोस। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप ज़रूर उनसे गो थ्रू होइए। उसके बाद ऑनलाइन आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, फिर आप किताबों की ओर आइए। किताबों में हरदेव भारी की बुक आती है हिंदी की, वो उसको आप अपना बेस बना के चलिए ग्रामर में। और इसके अलावा लूसेंट एक बेसिक बुक है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, यूपी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उत्तराखंड में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न कैसा है। इसके लिए एक राजपाल पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, राजपाल की बुक आती है, तो वो बहुत ही बेहतरीन बुक मुझे लगी। इसके बारे में मुझे थोड़ा लेट पता चला, उससे पहले मैं कुछ और कर रहा था। तो उस बुक में आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं।
तो कहीं आपको पैटर्न समझना है। तो हिंदी की भी बहुत सारे बुक हैं। हिंदी की भी 2 से 3 बुक्स हैं, तो अगर आप इनको रेफर कर सकते हैं। कोई अगर एक बुक से हो पाए तो अगर आप स्पेसिफिकली हिंदी की बुक बताएं कि ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने हाइब्रिड मॉडल से आप पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से आपको लगभग सारी चीज़ें लगभग पता चल जाएंगी। हाँ, तो फिर आपके पास बचता है क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मुझे लगता है राजपाल यादव की जो बुक, राजपाल पब्लिकेशन की जो बुक है, सॉरी, वो बहुत बेहतरीन किताब है, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी यूपी और उत्तराखंड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाती है हिंदी के वेरियस टॉपिक्स पे। इसके अलावा हिंदी में एक पोर्शन और मैं मेंशन करना चाहूँगा, पत्रकारिता और लेटर राइटिंग और एक जनसंचार करके टॉपिक आता है। अच्छा। इसके लिए एक एनसीईआरटी की बुक आती है, अभिव्यक्ति और माध्यम, कक्षा 11वीं की किताब है। उसको आप रेफर कर सकते हैं, आप इसको भी यूट्यूब से कर सकते हैं। तो ये आपका हिंदी वाला पोर्शन कवर हो गया। बिल्कुल। उसके बाद उत्तराखंड की ओर जाएं तो उत्तराखंड भी आपको ओवरव्यू लेना पहले यूट्यूब से। सीधे किताबों में घुसकर ऐसा होता है सर कि आपको कई बार चीज़ें नहीं समझ में आती, कन्फ्यूजन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है। तो आप YouTube से देख के आपने प्लेलिस्ट से किसी एक बार ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद आप परीक्षावाणी जो है बेसिक बुक है, उसको आपने सबसे पहले करना है, उस पर ज़्यादा बार आपने परीक्षावाणी करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वो बेसिक क्वेश्चंस पे निकलता है। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस है वो बेसिक आपकी हमेशा सही होनी चाहिए। तो परीक्षावाणी पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। मतलब उसको बार बार उसको आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, आपका उतने आपके लिए उतना ही बढ़िया है। उसके अलावा आजकल रिसेंट में एक बहुत अच्छी किताब और आई है नोट्स पब्लिकेशन की, BS नेगी करके। BS नेगी, उसमें क्या है सर, 3 से 4 किताबें जो उत्तराखंड की हैं, बीट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी है, उसका एक निचोड़ दिया हुआ है। तो आप इन दोनों, अगर आपके पास समय कम है, उत्तराखंड में आपके रिसेंट में कुछ महीनों बाद एग्जाम आने वाले हैं, बहुत रिसेंट में एग्जाम है, तो आप इन दोनों किताबों से भी अपना काम चला सकते हैं, आपका ठीक ठाक काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है और उत्तराखंड का जो रिसेंट हमने पैटर्न देखा है वीडियो के एग्जाम में, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, फैक्चुअल थोड़ा कम बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस में, कि आप सोच सकें एट द मोमेंट एग्जाम में। तो उसके लिए आपको हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है अजय रावत एक काफ़ी अच्छी किताब है, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा यशवंत कटोच भी अच्छी किताब है, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। और जो कल्चर और थोड़ा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, वैसे तो आपका परीक्षावाणी से क्लियर हो जाता है वो, बेसिक। तो इसके अलावा आप राजेंद्र बलोदी सर की किताब है, उसको प्रीफर कर सकते हैं। और एक जो पर्सनली मुझे एक बुक ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मैंने पढ़ी भी हुई है, और मुझे हमारे लोकल राइटर है भगवान सिंह धामी जी, उनकी विकिपीडिया की किताब है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा। तो आप इन बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। और अब ये कहना कि सिर्फ एक ही बुक पढ़ के काम चल जाएगा, अब उत्तराखंड में ये होना मुश्किल है, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बच्चे तैयारी का लेवल अपना सबका अप हो रहा है, तो मल्टीपल आपको सोर्सेज रखने पड़ेंगे अपने। तो गौरव, जो हमें अभी देख रहे होंगे गांव से लोग हमारे और युवा पीढ़ी जो वहाँ पढ़ाई कर रही है, कभी कभी होता है ना डिमोटिवेशन। अगर आप 2 बार आपने एग्ज़ाम दिया, 3 बार एग्ज़ाम दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया, कभी 2 नंबर से रह रहा है, 3 नंबर से रह रहा है, तो उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं कि वो शहर में आ पाएँ और पढ़ाई कर पाएँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत अलग अलग, आपको पता ही है, गाँव से जुड़े हो आप भी। तो आप उनको क्या कहना चाहिए, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, अगर आप कुछ कह पाते हैं उन नए लोगों को? जी सर, तो सबसे पहले जो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की है, मैंने भी गांव से की है, लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी तैयारी मैंने स्टार्ट की है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें बेसिक ये है कि आपको मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ेगा। आपको मोटिवेशन अंदर से लाना चाहिए, ये नहीं कि बाहर से आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, उससे आप 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो गए, फिर उसके बाद आप आगे तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल। तो जो मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ, मेरा जो पहला एग्जाम था वीडियो का, जो री एग्ज़ाम अभी हुआ है, उसका जो पहला एग्ज़ाम था दिसंबर 2021 में हुआ था, उस समय पर मेरी तैयारी मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की थी। 67 मार्क्स मैंने उसमें अचीव किए थे, और मेरा सिलेक्शन कहीं दूर दूर तक नहीं हुआ था उसमें। भले वो अलग बात है कि उसमें जो भी धांधली वाला जो भी सीन हुआ था वो अलग बात है, लेकिन उसके दौरान मुझे ये लग गया था कि अगर मैं अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करूँ और अपना और अच्छा अपना अगर कोशिश करूँ तो मेरा हो सकता है। इसके बाद मैंने लोअर पीसीएस का प्री दिया, उसमें भी मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। 95 मार्क्स से आउट ऑफ 150। अच्छा। कट ऑफ से मैं 10 नंबर पीछे था। अच्छा। और उसके बाद एक और एग्जाम आया था, महाधिवक्ता RO का एग्जाम था। अच्छा। हाई कोर्ट में, उसका भी मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। काफ़ी कम मार्जिन से मैं रुक गया था। तो गौरव, लगातार जब आपके लगभग एग्जाम नहीं निकल रहे थे ना, तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? जैसे कभी 10 नंबर से रुक रहा है, कभी 4 नंबर से रुक रहा है, तो आपने उस टाइम पे बड़ा ही टफ टाइम रहता है किसी भी जो प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, तो कैसे आप उस चीज़ से उभरे और अपनी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी? सर, जब भी आपका कोई एग्ज़ाम
कंप्लीट होता है, आपका रिजल्ट आता है, तो आपको ना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी कमी कहाँ पर रह रही, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और मुझे पता था मैं बेसिक क्वेश्चन बहुत गलत कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा सिलेक्शन हर बार रुक रहा है। तो ये मुझे पता था कि मैं अगर अपने पे काम करता रहूँ ओवर द टाइम मेरा समय ज़रूर आएगा, और अल्टीमेटली वही हुआ। समय आता है, समय से आता है। तो अब तैयारी से ले जाते हैं आपको आपके बचपन की ओर। तो जैसे आपने बताया कि आप देवलथल क्षेत्र, बुंगाछना जो क्षेत्र है वहाँ के हो, सिल के हो, तो आपका बचपन वहाँ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा या फिर आपका बचपन कैसा था? सर जैसा कि गांव में बच्चों का होता ही है, हाँ, बच्चों में पढ़ाई की ओर थोड़ा कम और खेल कूद की ओर ज़्यादा ध्यान था हमारा। सबसे जो फेवरेट हमारा स्पोर्ट्स था गांव में क्रिकेट। क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा फेमस, तो वही था हमारा दिन। हम छुट्टी के दिन भी हम सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते रहते थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उस समय पर हमारे पास बल्ले नहीं हुआ करते थे, जो रेडीमेड बैट्स आते हैं, तो हमारे साथ के लोग लकड़ी काट के अपना बैट बनाया करते थे। तो उस वजह से उसके हम आदी रह चुके हैं। इसके अलावा गाँव घरों में क्या होता है, आप लोग जैसे कहीं पानी का कोई सोर्स है तो वहाँ नहाने चले जाते हो, तो वो कुछ मेमोरीज बचपन की हैं। कोई ऐसा किस्सा, कोई बचपन का किस्सा, कोई फनी सा आपको या कुछ याद हो? सर मैं क्रिकेट का बड़ा फैन रहा हूँ, अच्छा, बचपन से। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि एक अचीवमेंट है। मैं काफ़ी छोटा था उस समय पे, शायद 8th या 9th में पढ़ता हूँ, तो हमारे गाँव में टूर्नामेंट था। अच्छा। तो उसमें मतलब सारे गांव के बड़े लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने वहाँ ओपनिंग की थी क्लास 8th या 9th में। अच्छा। तो मैंने 1-2 मैचेस में अच्छा भी परफॉर्म किया था। तो वो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी याद रहेगा लंबे समय तक। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं बैक टू, देखिए उत्तराखंड अगर हम देखें तो जैसे आपने ही बताया कि उत्तराखंड में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मैंने ऐसे मेरे साथी हैं बहुत सारे लोग जो कम से कम 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम निकल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कम टैलेंटेड है, वो काफ़ी टैलेंटेड है, पता नहीं क्यों कभी 1 नंबर 2 नंबर कभी 3 नंबर से एग्ज़ाम रुक जा रहा है। तो आप भी उस दौर से गुजरे हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या चीज़ उनको करनी चाहिए कि जिससे कि उनका एग्ज़ाम हो आने वाले टाइम पे जो एग्ज़ाम निकलें? दूसरा क्वेश्चन ये कि वो अपने आप को ना मोटिवेट कैसे रखें, जब बार बार 10-10 आपको फेलियर मिल रहे हैं, 15 फेलियर मिल रहे हैं, 15 एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं और उनको क्या सलाह देना आप चाहोगे? सर मैं पर्सनली भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे करीबी मित्र हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छा उनका लेवल ऑफ नॉलेज है, लेकिन कई बार होता है कि आपका वन डे एग्जाम आपका दिन नहीं होता है। दिन? अच्छा। कुछ बार एक वन ऑफ द रीजंस ये है कि आपका हो सकता है आपका दिन ना हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग टैलेंटेड नहीं है, वो लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए आत्मविश्लेषण की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी कहाँ कमी रह रही है। कुछ पॉइंट जो मैं क्लियर कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये कमी हो, वो पहला तो ये कि आप शायद प्रॉपर गाइडेंस में आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, आप सिलेबस से स्टिक नहीं रहते हैं, आपका थोड़ा इधर उधर का भटकाव ज़्यादा है, आप सिलेबस से स्टिक ना रह के आप इधर उधर की चीज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि बहुत सारे उत्तराखंड एस्पिरेंट्स का है, वो है मॉक टेस्ट नहीं देना। मुझे लगता है जो कि मैंने कम समय में तैयारी की है और मैं एग्ज़ाम काफ़ी सारे क्रैक कर पाया हूँ, उसका मेरा बहुत बड़ा रीज़न है मॉक टेस्ट देना। आप मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हो। और आजकल के टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आपको ऑफलाइन मॉक की जगह ऑनलाइन मॉक भी मिलते हैं। कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देवभूमि करियर पॉइंट है, शिखर एकेडमी, सक्षम एकेडमी, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहाँ आप ऑनलाइन क्विजेज मॉक टेस्ट दे सकते हो। इस मॉक टेस्ट में क्या होता है, 100 नंबर का पेपर है। आपने ऑनलाइन पिथौरागढ़ से दिया पेपर, कोई बच्चा देहरादून से दे रहा है, कोई हल्द्वानी से दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन रह जाता है, पता चलता है। और जो फेयरली बच्चे पेपर देते हैं उसमें आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 500 बच्चों ने पेपर दिया तो आपकी रैंकिंग क्या है, आप 10वें नंबर पे आ रहे हो, 50वें नंबर पे आ रहे हो, 100वें नंबर पे आ रहे हो। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मेरा मानना ये है। दूसरी बात है, और तीसरी बात मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कुछ पोर्शंस को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे, और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है नज़रअंदाज होता है उत्तराखंड में, वो है रीजनिंग वाला पोर्शन, रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग में ऐसा है सर कि उत्तराखंड का जो बैकग्राउंड है, जो उत्तराखंड के बच्चे जो ज़्यादातर तैयारी करते हैं उनका मुझे लगता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड ज़्यादा रहता है, तो वो रीजनिंग की ओर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, उनकी कमांड थोड़ी सी कम होती है रीजनिंग में, तो वो स्कोर उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जो आखिरी में 1 नंबर 2 नंबर से रुकने वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है हो सकता है रीजनिंग एक पोर्शन रहा हो, या कंप्यूटर
कंप्यूटर को भी बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो भी एक पोर्शन रह सकता है। कंप्यूटर के लिए मैं एक बुक मेंशन करना चाहूँगा, परीक्षा मंथन की एक बहुत अच्छी किताब आती है, उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप कहीं भी जो आपको मिल रहा है उससे तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने भी सुना होगा कि आप हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, ये डिबेट चलते रहता है कि हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो ये स्मार्ट वर्क है क्या चीज़, मतलब कैसे करें? सर मुझे तो लगता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं मानता कि आप सिर्फ स्मार्ट वर्क से पेपर निकाल सकते हो, बीट एनी पेपर, कोई भी पेपर हो, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है। जहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना है वहाँ पर स्मार्ट कुछ चल ही नहीं सकता है। अगर आपको परीक्षावाणी पढ़नी है बैठ के तो पढ़नी है, उसमें कुछ स्मार्ट नहीं आएगा। आपको दिन में 8 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने हैं, तो उसमें कुछ स्मार्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन स्मार्ट आप इन द सेंस ये कह सकते हो कि आप सिलेबस से स्टिक हो सकते हो। आप प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो कि कौन से पोर्शन से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप अपनी तैयारी परख सकते हो, आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो, आप एक फिक्स रूट पर चल सकते हो, आप इधर उधर भटक नहीं सकते हो। ये मुझे लगता है कि स्मार्ट अप्रोच हो सकती है उत्तराखंड की। बिल्कुल, जैसे कि मैंने देखा लाइब्रेरी जाते थे तो जहाँ पे आप बैठते थे कोने में, वहाँ मैंने देखा आपने पूरी दीवार ही कागज़ों से भर रखी थी। तो क्या कहना चाहोगे, आपने स्टिकी नोट जो बहुत ज़्यादा लगा रखे थे ना वहाँ पे, जब मैं आता था तो आप लगता था कभी आप रात भर भी वहाँ हो, आप दिन भर भी पढ़े हो वहाँ पे। तो जो स्टिकी नोट आपने दीवार पे पूरे रंग बिरंगी आपने दीवार कर रखी थी वहाँ पे लाइब्रेरी की, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? सर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद नहीं होती हैं। हाँ। और जो वनडे एग्जाम है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं और आपको मेरिट में आना है तो कुछ क्वेश्चंस आपको रटने ही पड़ते हैं और दीवार पर चिपकाने ही पड़ते हैं, दीवार रंगीन करनी पड़ेगी, दीवार रंगीन। इससे क्या होता है कि आपके सामने पे वो चीज़ें रहती है ना, तो आपको माइंड में रहती हैं। आप नहीं चाहते हुए भी सामने देखोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, कुछ सन है या कुछ भी ऐसा फैक्ट है जो आप 3-4 बार पढ़ने पे आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप सामने पे लिख के उसको चिपका दोगे तो आप ओवर द टाइम उसको देखते रहोगे, तो हो सकता है आपको याद रहे लंबे समय तक, और होता भी है। तो ये एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल। तो आपका प्रिपरेशन का जो डेज थे, खैर अभी तो आपको बहुत आगे जाना है, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो आपने एग्ज़ाम निकाले हैं, आपका आगे भी होगा गोल। तो जो मैं अभी इसमें आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि जो 2 वर्षों की आपकी कड़ी मेहनत है, लॉकडाउन के बाद आप यहाँ आ गए, तो आपका उस टाइम पे रूटीन क्या रहता था, आपका जो स्केड्यूल था ना? सर पहली बात तो मैं थोड़ा नाइट पर्सन ज़्यादा हूँ, तो मैं नाइट में स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर करता था, सुबह मेरा उठना थोड़ा कम हो पाता है। तो मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर देता था अपने दिन को। बिल्कुल। एक 2-3 बजे से पहले का टाइम, एक 2-3 बजे के बाद का टाइम। कौन सा 2-3, शाम के रात? दिन के 2-3 बजे के। अच्छा। बजे का टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग के पोर्शन में सुबह मेरी तैयारी थोड़ा कम होती थी, उस टाइम पे लेथार्जिक थोड़ा फील होता था मुझे, तो मैं थोड़ा शाम की ओर ज़्यादा प्रेफर करता था। तो स्टार्टिंग में सुबह अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप एग्जैक्ट आपको 8 घंटे पढ़ने 6 घंटे पढ़ने, आप तो आपका दिन के हिसाब से डिसाइड होता है। कहीं आपको बिजी हो तो आप 2 घंटा पढ़ोगे, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो 4 घंटा पढ़ोगे, बस आपको टच में रहना है। तो सुबह वाले पोर्शन में आप जैसे आपने 2 पोर्शन में बांट लिया अपने दिन को, तो उसमें आप कोई 2 पोर्शन पकड़ सकते हो, कोई जीएस का एक सब्जेक्ट पकड़ सकते हो और उसके साथ आप हिंदी पकड़ सकते हो, और जो बाद का टाइम है उसमें आप उत्तराखंड, हिंदी, जीएस वो। और स्ट्रेटजी तो ऐसा ना सर कि जैसे अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है, 916 बच्चे जो फाइनल सेलेक्ट होंगे, अगर आप उनसे स्ट्रेटजी पूछोगे तो 916 अलग अलग स्ट्रेटजी आपको मिलेंगी। बिल्कुल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पढ़ने का टाइम और शेड्यूल है जो सबका एक साथ अलग अलग रहता है, वो अलग अलग रहे। और यहाँ पर मैं जीएस का थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ कि जीएस की बुक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जीएस की बुक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 नंबर की जीएस आपका, जीएस में वैसे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का पोर्शन है वो 20 से 25 नंबर का रहता है उत्तराखंड में। तो उनको आप रात को पढ़ा करते थे? उनको मैं थोड़ा रात में देखता था, और उसके लिए भी आपको हाइब्रिड अप्रोच अपनानी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। आप सीधे बुक्स में घुसेंगे, आपको समझ में, मुझे लगता है, मुझे तो बहुत कम आता था कि सीधे किताबों में घुस रहे हो आप, आपका बैकग्राउंड भी मेरा नहीं रहेगा कभी। तो आप स्मार्ट अप्रोच उसमें लगा सकते हो कि आप हाइब्रिड मॉडल, जो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, कि आप पहले यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हिस्ट्री कहीं से कंप्लीट कर लीजिए एक बार। कोई भी चैनल हो सकता है, बहुत सारे चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हिस्ट्री वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ज्योग्राफी वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बुक्स पे आइए। बुक्स आपकी जो बेसिक बुक्स है, लूसेंट ही है, लूसेंट की सब्जेक्टिव आती है, ऑब्जेक्टिव आती है। सब्जेक्टिव में आपको थोड़ा थ्योरी वाला कंटेंट मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन अभी मुझे लगता है कि रिसेंट में जो एग्जामिनेशन हुए हैं, तो आपको सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलने वाला है। तो मुझे लगता है जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अगर एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका बेस बन जाएगा बहुत अच्छा। तो आपको ना कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा कि हाँ मैंने पढ़ी हुई ये चीज़ें। एनसीईआरटी में बहुत क्रिस्प वे में आपको चीज़ें दी गई हैं, तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। बाकी फिर डिफरेंट बुक्स भी हैं, आप घटना चक्र का सहारा ले सकते हैं, वो फिर बुक्स
बुक्स जीएस की बतेरी बुक्स हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक्स प्रीफर करते हैं, आपको कौन सा चीज़ अच्छी पढ़ने। बिल्कुल। तो लगभग कितने आवर्स आप पढ़ा करते थे? सर मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई फिक्स आवर तो मेरे थे नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा था कि मैं रोज पढ़ने बैठता था, कभी 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, डिपेंड करता है। एग्जाम जल्दी आ रहा तो आपको ज़्यादा, अगर एग्जाम थोड़ा लेट है तो मोटिवेशन थोड़ा कम रहता है, एग्जाम नज़दीक है तो फिर ज़्यादा जान भी लगानी पड़ती है, तो यही पैटर्न था। तो जैसे कि आपके अभी एग्ज़ाम निकले हैं और अब मेन क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ये बड़ी गजब की समस्या है जब आपके 3-4 एग्ज़ाम निकल जाते हैं, आपको समझ नहीं आता मैं कौन सा ज्वाइन करूँ, पहले कौन सा ज्वाइन करूँ। तो अब बताओ आप कौन सा एग्ज़ाम आप और कौन सी पोस्ट है जो आप ज्वाइन करना चाहोगे इन 4 एग्ज़ाम जो आपने निकाले हैं? सर अगर मैं प्रेफरेंस वाइज बताऊँ तो अभी सबसे ऊपर मेरा रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर का है, क्योंकि उसमें मेरी रैंक भी अच्छी है और मुझे मेरी डिस्ट्रिक्ट में 6ठी रैंक है। बिल्कुल। तो मुझे उसमें मतलब आसानी से वो पोस्ट मुझे मिल सकती है, और उसका जॉब प्रोफाइल है जो वो भी मुझे थोड़ा पसंद है। और दूसरे नंबर पे जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है वीडियो का, पीपीडीओ का, तो उसमें मेरी रैंक यही नहीं है कि मुझे रेवेन्यू इंस्पेक्टर से ऊपर की पोस्ट मिल जाए। अच्छा। मुझे मिलेगी तो उससे वीडियो की पोस्ट मिलेगी, और वीडियो में थोड़ा ग्रेड पे मुझे लगता है पटवारी से कम है। और प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो मुझे रेवेन्यू इंस्पेक्टर की ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिलहाल मैं उस पोस्ट की ओर इंक्लाइंड हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरी पोस्ट में जाके उसको बर्बाद करके किसी और की सीट वो बर्बाद हो जाए। हाँ, कि किसी और को तो एटलीस्ट मिलेगा वो जो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं डीवी भी ना कराऊँ, जो मुझे मिल रहा है मैं उसी में संतुष्ट हूँ फिलहाल के लिए, बाकी आगे की तैयारी चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल गौरव। सो अब मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि जैसे अभी आप ऑलमोस्ट सेटल होने के कगार पे हो, तो अब आपके आगे के जो आपका विज़न है वो क्या है, और कोई ऐसा एग्ज़ाम जो आप देना चाहोगे आगे, क्योंकि आपकी उम्र अभी कमी है तो आप आगे ज़रूर एग्ज़ाम देंगे? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ जो नई तैयारी करने वाले बच्चे भी हैं, अगर आपके माइंड में कोई बड़ा गोल है और आपने छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई हुई है कि पहले मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, उसके बाद मैं आगे के लिए देखूंगा, हाँ। तो मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही बहुत ऊपर लेवल का है ना। आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही है, तब जाके आप जो अपना आपका मेन टारगेट आप उसकी ओर जा सको। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने टारगेट फिक्स रखो। अब कोई अगर यंग एज का लड़का मुझे कहता है कि मैं ग्रुप से क्लियर करके अपना लाइफ सेट करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा एक आइडिया होगा। अगर आपकी यंग एज में नौकरी लग जाती है तो आपको आगे के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जैसे अभी आप ग्रुप सी की और मेरा ग्रुप सी में अभी एग्जाम निकले हैं, तो आगे की ओर मैं देखना चाहूँगा कि थोड़ा मेंस वाले जो एग्जामिनेशन है उनकी मैं प्रिपरेशन करना चाहूँगा। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं एक बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर मेरा कोई ना कोई एग्जाम निकलेगा। ऐसा कौन सा स्पेसिफिक एग्जाम है जो आपके मतलब एक टारगेट होता है ना कि हाँ मुझे ये 2-3 ऐसे एग्जाम है जिनको मुझे टारगेट करना है? सर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ तो उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस जो है वो मेरा फिलहाल टारगेट है। बाकी ऊपर तो सर आप जितना भी ऊपर उठ सकते हो, आप यूपीएससी भी कर सकते हो अगर आपकी एज है, आपके पास स्टेबिलिटी है, तो तैयारी तो चलती रहेगी सर, और ईश्वर की कृपा रही तो कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं हम उत्तराखंड की ओर, जैसे कि आपने उत्तराखंड का आप अध्ययन लगातार करते आ रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आपके पढ़ाई के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि अच्छा ये भी चीज़ यहाँ पे उत्तराखंड में है? हाँ सर, ये जौनसार की प्रथा है। अच्छा। जो मुझे नहीं लगता बहुत लोगों ने सुनी होगी। हाँ, जौनसारी लोगों ने जरूर सुनी हो सकती है, लेकिन कुमाऊं के लोग मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा। एक जजोड़ा प्रथा होती है जौनसार में। जजोड़ा प्रथा, उसमें जैसे हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जैसे शादी होती है तो लड़का लड़की के घर जाता है। बिल्कुल। तो बारात लड़के के घर से लड़की के घर की हो जाती है, लेकिन जजोड़ा जो प्रथा है वहाँ उसका उल्टा होता है। अच्छा। वहाँ लड़की वाले जो लोग हैं वो बारात लेके लड़के वाले के घर आते हैं। अच्छा। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात की तो उसने मुझे रीज़न इसका ये बताया कि कई बार वहाँ जौनसार में ऐसा होता है कि लड़की की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है उनके घर वालों की कि वो एक बारात को हैंडल कर पाए, तो इसका बर्डन लड़के वाले ले लेते हैं और लड़के वालों की तरफ जाकर अपना शादी का कार्यक्रम संपन्न। ये बड़ा सरप्राइजिंग, ये एक थोड़ा सरप्राइजिंग मुझे लगा। इसके अलावा एक प्रथा और है विवाह की, मुझे नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे उत्तराखंड में फौजी भाई लोग बहुत हैं। हाँ। और जो लोग बाहर काम करते हैं वो लोग बहुत हैं। तो पहले ज़माने में कई बार ऐसा होता था कि जो लड़का है, जो हमारा दूल्हा है, वो घर पे नहीं रहता था, समय नहीं हो पाता रहता, और शादी तो करनी है। तो जो बाराती थे वो डोली में दूल्हे की फोटो ले जाके दुल्हन के घर जाके और उससे शादी करवा के प्रतीक के रूप में अच्छा उसको ले आते थे। तो ये भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है उत्तराखंड का डाइवर्सिटी। उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की। जैसे कि ऐसी कोई चीज़ जो पिथौरागढ़ में आपको बहुत ज़्यादा पसंद है?
सर उत्तराखंड में तो पिथौरागढ़ में तो मुझे सभी चीज़ पसंद है। वैसे मैं पिथौरागढ़ का ही हूँ, मिनी कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद है वो है पहला खेचवा मिठाई, जो उत्तराखंड की तैयारी करने वाले शायद काफ़ी लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकती है। काफ़ी फेमस मिठाई है खेचवा मिठाई। इसके अलावा हमारे कुछ मुनस्यारी साइड को काफ़ी अच्छा हमारा घूमने का रमणीय स्थल है जो आप देख सकते हो। धार्मिक स्थल तो हैं, धार्मिक स्थल तो बहुत सारे, पाताल भुवनेश्वर। और पाताल भुवनेश्वर के बारे में एक स्पेसिफिक फैक्ट जो मुझे बड़ा पसंद आया था जब मैं गया था वहाँ, वहाँ 2 कलयुग और सतयुग के 2 पत्थर हैं या 2 शिवलिंग हैं, वो बढ़ते घटते रहते हैं, ऐसा माना जाता है। और वो बोला जाता है कि जब कलयुग का जो वो पत्थर है वो बढ़कर दीवार तक टच हो जाएगा तब कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुनकर। देवभूमि तो कहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मंदिर यहाँ पे संस्कृति है। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप उत्तराखंड की तैयारी करते करते ऐसे अपने फैक्ट बताए कि बहुत नई नई फैक्ट हैं, तो आपको कुमाऊँ और गढ़वाल के रीजन में आपको क्या डिफरेंस लगा कल्चरली, या फिर अगर देखें बोली में तो डिफरेंस है ही, बट और क्या क्या डिफरेंसेस आपको लगे? सर मैं गढ़वाल में रहा भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गढ़वाल में रहे। अच्छा, आपने कॉलेज वहाँ से किया? जी, तो गढ़वाल में रहा भी हूँ, तो मुझे लगता है पहले बात तो बोली का डिफरेंस है, गढ़वाली और कुमाऊनी। बिल्कुल। जैसे त्रिलोचन पांडे हमारे एक भाषाविद हैं, उन्होंने गढ़वाली को 8 कुमाऊनी को 12 भागों में बांटा हुआ है, और ऐसे गढ़वाली को भी 8 भागों में बांटा हुआ है। तो बोली तो अलग है ही। किस प्रकार से? अच्छा, अब लैंग्वेज के हिसाब से देखिए, जैसे पिथौरागढ़ में हम बोलते हैं सोरियाली बोलते हैं, डीडी हाट में हम सिराली बोलते हैं, अस्कोट साइड हम अस्कोटी बोलते हैं, जहाँ थोड़ा नेपाल का मिक्सचर आता है, नेपाल का टच आता है। तो ऐसे बहुत सारे अपने बांटे हुए हैं हमारे भाषाविदों ने। इसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा कल्चर का डिफरेंस है। उत्तराखंड में शादियों में, कुमाऊं में पिछौड़ा चलता है, आपने देखा होगा। गढ़वाल की ओर ये पोर्शन, ये थोड़ा रिवाज कम था, आजकल आने लगा है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन जो पिछौड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कुमाऊं का ज्यादा रहा है। इसके अलावा हम कुमाऊं में घुघते बनाते हैं मकर संक्रांति के टाइम पे। गढ़वाल में लोग अरसे बनाते हैं। क्या चीज? अरसे। अरसा भी एक तरह का पकवान है जो मोर और लेस सेम ही होता है घुघते के, बस नाम चेंज है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे को लगी थोड़ा सा। बिल्कुल। अब आप बात करते हैं आपके गांव सिल, छोटा सा गांव है सिल, मैंने आप रास्ते में पड़ता है मेरे गांव के, तो मैंने देखा है। तो ऐसे क्या चीज़ है वहाँ पे जो आप चाहते हो कि डेवलप हो? जी, उत्तराखंड का और मुझे लगता है गाँव का भी, पूरे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ी समस्या ये आके खड़ी हुई है आजकल के ज़माने में, वो है पलायन। जैसे मैं बचपन में देखता था कि हमारे गांव में काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे, काफ़ी सारे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अभी आज की डेट में अगर मैं अपने गांव में जाऊं तो मुझे अपने साथ के लोग नहीं मिलते। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि स्वरोजगार अगर हो पाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सर ऐसा है कि हर किसी को नहीं मिल सकती। बिल्कुल, ये रियलिटी है। तो जितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लें कि अपना स्वरोजगार से भी बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो उतना ही अच्छा रहेगा कि अपने गांव में रह के अगर लोग कुछ चीज़ें इन्वेंट कर पाएँ, कुछ नई चीज़ें कर पाएँ, कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो मुझे लगता है वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो अगर गांव में थोड़ा मुझे लगता है चहल पहल ज़्यादा अच्छी लगती है। गांव अपना, क्योंकि मैंने देखा हुआ मेरे जो मामा का घर है वहाँ भी वो लगभग बंजर वीरान हो चुका है, सारे लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन की मार पूरा उत्तराखंड झेल रहा है। तो मुझे लगता है अगर यहाँ थोड़ा कुछ अगर हो पाए तो कुछ ऐसी योजनाएं बन के आ पाए, बिल्कुल बन भी रही हैं राज्य सरकार की ओर से, अगर कुछ और आगे भविष्य में और अच्छा हो तो बहुत अच्छा। गौरव, जैसे कि आपने अभी तो एग्जाम निकाला है, तो एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन आप बन चुके होगे अपने गांव के जो भी युवा छोटे मोटे बड़े लोग हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहें, जैसे कोई सेमिनार लगाना चाहें, ऐसा कोई विजन आपके आने वाले, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ कि अभी आप भी कर सकते हैं, आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या हो सकता है क्यों ना 2 ही साल के अंदर आप ऐसा कुछ करें जो गाँव के जहाँ पे युवा हैं या स्कूल जाने वाले किड्स हैं, ऐसा कोई आपका विजन है कि आप उनको कुछ मोटिवेट कर पाएँ? जी, वैसे तो मैं फ़िलहाल भी टच में हूँ गांव के काफ़ी लोगों से, तो बात मैं करता रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस अगर किसी को चाहिए प्रिपरेशन। तो और ऐसा मेरा प्लान सोच रहा हूँ आगे। अभी तो मैं खैर इस लायक अपने को समझता नहीं हूँ कि मैं इस लेवल का अभी कुछ ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही, अगर मैं इस लायक बनता हूँ तो मैं ज़रूर अपने क्षेत्र और पूरे पिथौरागढ़ के लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, कोई कैंप या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा ग्रुप जिसके थ्रू लोग तैयारी कर पाए। जितना भी मेरे से कंट्रीब्यूट हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल। अब आपको ले चलता हूँ मैं आपके कॉलेज डेज पे। तो गौरव 2016, 17, 18 में और गौरव 2023 में क्या डिफरेंसेस आपको अपने आप पे दिखता है? मुझे ये लगता है कि पर्सनली जो पहले का फेज होता है, कॉलेज के टाइम का फेज होता है,
कोई भी व्यक्ति हो थोड़ा फ्री माइंड ज़्यादा होता है, उस पर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। ओवर द टाइम क्या होता है, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं फिर आपको थोड़ा करियर का थोड़ा आपके पास आने लगता है, थोड़ा चिंताएं बढ़ने लगती है, तो आपकी मेच्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है। अगर मैं कहूँ आज से 5-6 साल पहले, तो मैं हो सकता उतना मेच्योर नहीं था, मेरा जो सोचने का तरीका था वो उतना मेच्योरिटी वाला नहीं था। अभी मुझे लगता है काफ़ी मेच्योरिटी मुझ में आ चुकी है। और जैसे आप बेरोजगारी का दौर देखते हैं, प्रिपरेशन का टाइम देखते हैं, एक एस्पिरेंट को पता होता है, वो एस्पिरेंट कनेक्ट भी कर पाता है कि काफ़ी चीज़ आप लाइफ में सीख पाते हैं। आपको सोसाइटी के बारे में पता चलता है, बिल्कुल, आपको अपने स्ट्रगल पता चलते हैं, रोज़मर्रा के खर्चे पता चलते हैं। तो मुझे लगता है इस हिसाब से थोड़ा सा मेच्योरिटी बढ़ चुकी है। बिल्कुल गौरव, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उत्तराखंड में आते हैं जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। कोई संस्कृति से लेके है, कोई नथ के लेवल का क्वेश्चन आता है, कहीं हमारे छोटी छोटी पहनावे की चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जहाँ आपने आते थे आपने गलत कर दिए, या फिर आते थे सही हो गया, ऐसा कुछ जो संस्कृति से हमारी क्वेश्चंस आए हों उत्तराखंड के एग्जाम में? देखिए, उत्तराखंड इतना डाइवर्स है, आप कोई सी भी किताब पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में कुछ अलग सा क्वेश्चन मिलेगा। हाँ। ये तो 100% श्योर है। आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, आप कुछ भी नोट्स आपने बनाए, कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पर आपका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे लगता है काम करता है कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन हिंदी के पोर्शन में आया हुआ था, उसमें काफी सारे कुमाऊनी वर्ड्स लिखे हुए थे कि इसमें से कौन सा जो ग्रुप है वो गलत है। तो उसमें गोबर का आया हुआ था, तो गोबर को हमारे से कुमाऊनी पोस्ट कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। तो उसमें पर्स लिखा हुआ आया था, और शायद मुझे थोड़ा मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा अल्मोड़ा की साइड कहीं पर्स बोला जाता है गोबर को। तो वो चीज़ मुझे पता नहीं थी, उस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। अच्छा। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखेंगे वो बुक्स में थोड़ा मुश्किल मिलते हैं। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल होता है। अच्छा, एक दिन मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने मुझे आप पूछ रहे थे कि गोम्पा मठ कहाँ है, तो मैं सोचा गोम्पा मठ कहाँ है पिथौरागढ़ में। तो आपने बताया कि वो कौन सा मठ है जहाँ पे बुद्धा टेम्पल है। बुद्धा टेम्पल है। तो ऐसे छोटे जो आते हैं हमें पता नहीं रहता, हमें पता है कि यहाँ पे है, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि ये इसको ये भी बोला जाता है। जी बिल्कुल। तो गौरव, मुझे अगला क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा वो है स्पेशली उनके लिए जिनके जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, अभी उनके पास 2 साल या 3 साल का टाइम है, वो अपनी इस 2-3 साल की तैयारी को किसी एक उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए देना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या आपका सजेशन होगा, क्योंकि उनके पास तो काफ़ी अच्छा टाइम है। जी, आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया कि सर लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन आपको रिसोर्सेज भी उतने ज़्यादा अवेलेबल हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हुए जो गांव से तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं। उनको लोग जानते भी नहीं है, उसे रिजल्ट में दिखते हैं, एग्जामिनेशन में दिखते हैं। अच्छा, ये भी वही है, क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए ना कि लोग गाँव में बैठ के अपने घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो नए बच्चे मुझे लगता है इस फील्ड में आना चाहते हैं, पहली बात तो आप सिलेबस से स्टिक रहिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। कोई भी इंसान हो सकता है जिसका एग्जाम निकला हो, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपको कोई जानने में हो सकते हैं, उनसे आप प्रॉपर टच में रहिए, प्रॉपर उनसे गाइडेंस लेते रहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा छोड़ना है। और बुक्स को लेके आप, मैं जैसा बोला कि स्ट्रेटजी तो सबकी अपनी डिफरेंट रहती है। टाइम ज़्यादा तो आप बेसिक से ही स्टार्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी से स्टार्ट करना मुझे लगता है बेस्ट रहेगा। एनसीईआरटी आपको उत्तराखंड के आपको किसी बड़े एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, काम आ सकती है, तो आपका बेस अच्छा बनता है उससे। तो यही मैं उनको बोलना चाहूँगा। और लेवल ऑफ कंपटीशन की मैं जहाँ तक बात करूँ, तो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे। 5000 बच्चों ने उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से पेपर दिया था। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से पेपर दिया था, और पिथौरागढ़ में जो जनरल की सीट थी वो 15 थी। 5000 में से 15, 5000 टोटल सीट 38 थी। और मैं कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ क्योंकि जनरल के हिसाब से बनती है। अच्छा, जनरल। तो मुझे लगता है 15 सीटें जनरल की थी और 5000 बच्चों ने पेपर दिया था। तो अगर आप रेशो निकालते हैं, एक सीट पे कम से कम 330 से 350 ऐसे बच्चे फाइट कर रहे थे। तो उसका लिटरल मीनिंग ये है कि 300 बच्चों को खड़ा कर रखा है और उसको उन सबको रेस में दौड़ा रहे हैं, और उन सब में जो फर्स्ट आएगा उसको सीट मिलेगी। तो कट थ्रोट कंपटीशन, एक कट थ्रोट कंपटीशन है, और ये हर जगह मिलेगा आपको, बीट एनी एग्जामिनेशन। और आने वाले टाइम पे तो और भी ज्यादा और बढ़ेगा। और ये क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है। बिल्कुल। और थोड़ा क्रेज हमारे उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का कुछ ज्यादा ही है बहुत, मुझे लगता है। तो कंपटीशन का लेवल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। आपको सीरियस एस्पिरेंट बनना बहुत जरूरी है। एग्जाम क्रैक करना वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आप अपने गोल के लिए कितना सीरियस है, आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, आप कितना डेडिकेटेड है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और आशा करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर होंगे या जो भी हमारे गांव से या फिर अलग मेरे दोस्त होंगे, वो देख रहे होंगे, वो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे होंगे, तो गौरव जी की जो भी बातें हैं या फिर अपनी एडवाइस या सजेशन आपको दी हैं, आपके शायद बहुत ज़्यादा काम आए।
तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके गौरव, इतने लंबे टाइम बाद। और मौका मिला कि आपने कहा था ना जब कुछ हो जाएगा तो हम बात करेंगे, तो आज हुआ। आज एक नहीं हुआ, 4 एग्ज़ाम निकल चुके हैं आपके। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन आपको, और फिर शायद एक नए एग्ज़ाम के बाद फिर से हम मिलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर।